क्या एक कृषि की ज़मीन में आवासीय प्लॉट की रजिस्ट्री होना सही माना जाएगा? क्या उस कृषि की ज़मीन में आवासीय प्लॉट की रजिस्ट्री कराते वक़्त किसी भी बैंक या एनबीएफसी के द्वारा लोन की सहायता प्रदान करने को उस कॉलोनी या उस प्लॉट को आवासीय माना जाएगा? जी हाँ, मैं दिनेश दयाल, ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड द एक्सपर्ट फॉर जनरेटिंग सेकंड इनकम सोर्सेज। आज की इस वीडियो में प्लॉट्स की ऑथेंटिसिटी एंड प्लॉट्स की कहीं ना कहीं मैं एक रेगुलरिटी की बात करूं किसी भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के द्वारा, इसी वीडियो में इन सब मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं। मेरा यकीन मानना आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और कहीं ना कहीं इस वीडियो के दौरान आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और यदि ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए करते हैं काम की बात। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, क्या किसी भी एग्रीकल्चरल या कृषि की लैंड पे, ज़मीन पे अगर हम 50 गज या 100 गज के प्लॉट की आवासीय रजिस्ट्री कराते हैं तो क्या वो आवासीय रजिस्ट्री मानी जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कृषि की ज़मीन कृषि की होती है जब तक उसका टाइटल चेंज ना हो, जब तक उसकी धारा 80 ना हो। जी हाँ, मैं दिल्ली एनसीआर में, जैसे यूपी का एक क्षेत्र आता है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम एनसीआर में नोएडा, गाज़ियाबाद या यूपी के कुछ एरिया में काम करते हैं, तो वहाँ पे धारा 80 का प्रोविज़न है, जिसको पहले 143 के नाम से जानते थे। तो जब तक किसी भी कृषि की ज़मीन का धारा 80 नहीं हुआ है तो वो अकृषि नहीं है, और जब तक वो अकृषि नहीं है तो उसका किसी भी प्रकार का जो नक्शा है, जिसको हम आवासीय नक्शा बोलते हैं या इंडस्ट्रियल नक्शा बोलेंगे या कमर्शियल यूज़ नक्शा बोलेंगे, तब तक उसका CLU, जी हाँ, चेंज लैंड यूटिलिटी नहीं होगा। तो पहला स्टेप है धारा 80, उसके बाद है CLU। तो किसी भी एग्रीकल्चरल ज़मीन पे अगर उसकी आवासीय रजिस्ट्री हो रही है तो उसको आवासीय रजिस्ट्री नहीं मानते, सिर्फ आप आवासीय स्टैम्प दे रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ आप आवासीय स्टैम्प सरकार को दे रहे हैं, इसलिए वो आपकी आवासीय रजिस्ट्री है। और वैसे भी एक किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर एक किसान को उस ज़मीन के अंदर 5% से लेकर 10%, 20%, 30% मैक्सिमम तक आवासीय बनाने की बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन मिलती है, क्योंकि उसमें वो अपनी खेती की सुरक्षा, अपने जानवरों का रखरखाव या कोई भी ऐसी एग्रीकल्चरल ज़मीन से जुड़ी हुई, जिसको हम कहते हैं वेयर हाउस, तो बड़ी चीज़ होगी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि वो उसमें अपने मवेशियों का चारा रख पाए, या कुछ ऐसे जिसको हम हिंदी बोलते हैं ईंधन के रूप में उपले या कंडे रख पाए या लकड़ियाँ रख पाए, तो वहाँ पे वो स्टोरेज के रूप में 5%, 10%, 20%, 30% तक की इसको अनुमति होती है। जी हाँ, बट उसके भी कुछ क्लॉज हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आवासीय रजिस्ट्री नहीं मानी जाएगी जब तक उसका धारा 80 और CLU ना हो। कृषि की ज़मीन कृषि की होती है। अब हम यहाँ आते हैं, क्या म्यूटेशन होना, जी हाँ, दाखिल खारिज होना सही माना जाएगा आवासीय प्लॉट का? जी नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज सिर्फ और सिर्फ कृषि की ज़मीन का होता है। जी हाँ, उसका कंसर्न ये होता है कि अगर मैं एज ए किसान अपनी ज़मीन बेच रहा हूँ तो मेरा खारिज हो जाएगा, और जो किसान या कोई भी ग्राहक किसी भी प्रकार का मेरी ज़मीन को ले रहा है तो उसके नाम पे वो उस खसरा खाता उस खतौनी में दर्ज हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, बेसिकली इसको समझना पड़ेगा। जो कृषि की ज़मीन पे कर लगता है, जी हाँ, कर लगता है, उसके तहत इसको ट्रांसफ़र करा जाता है। इसको म्यूटेशन बोलते हैं, हिंदी में दाखिल खारिज बोलते हैं, ताकि जो नया बायर है, नया ग्राहक है, नया मालिक है, उस पर वो कर ट्रांसफ़र हो जाए, जो भी भविष्य में आगे लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो म्यूटेशन होती है एग्रीकल्चरल लैंड की होती है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आते हैं, क्या किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड पे जब हम उसकी छोटे प्लॉट्स यानी कि 50 गज, 100 गज, 150 गज, 200 गज की आवासीय रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के बैंक या एनबीएफसी
संस्था के द्वारा लोन देना, क्या उसको आवासीय अप्रूवल के तहत माना जाएगा? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बैंक का और एनबीएफसी का ये काम नहीं है कि वो उस प्लॉट को, उस कॉलोनी को अप्रूवल्स दे, उसके लिए डिफरेंट कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज़ हैं। बैंक का और एनबीएफसी का लोन देने का कंसर्न यही है कि सिर्फ और सिर्फ वो क्लाइंट यानी कि ग्राहक जो उस प्लॉट का अब मालिक होने वाला है, उसकी क्या इनकम है, वो कैसे ईएमआई भरेगा, उसकी बैंक की स्टेटमेंट्स क्या है, उसका सिविल क्या है, सिर्फ यहाँ तक कंसर्न रहता है। बैंक का जो अपनी मेन प्रैक्टिस है वो लोन देना है, ना कि किसी भी कॉलोनी को अप्रूव करना है। उसके लिए डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं। जैसे मैं बात करूं, नोएडा के अंदर नोएडा अथॉरिटीज़ है, गाज़ियाबाद के अंदर गाज़ियाबाद अथॉरिटी है, ऐसी यमुना पे ईड़ा है, या जहां पे जिला पंचायत लगती है वहां जिला पंचायत कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, डिक्लेयर है। ऐसी बहुत सारी अनऑर्गेनाइज कॉलोनीज़ हैं जिनके अंदर बैंक या दूसरे प्राइवेट बैंक्स या एनबीएफसीज लोन देते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये कॉलोनी आवासीय में अप्रूव्ड है क्योंकि बैंक इस पे लोन दे रहा है, तो बैंक ऐसे कैसे लोन दे सकता है, एनबीएफसी ऐसे कैसे लोन दे सकती है? जी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बैंक का जो मेन काम है, जो उसकी कोर प्रैक्टिस है, वो किसी भी कॉलोनी को अप्रूव करने की नहीं है। वो सिर्फ पेपर देखता है प्रॉपर्टी के और जो उस प्रॉपर्टी का आने वाला ग्राहक है। अब मैं आता हूँ अगले पॉइंट पे, क्या किसी भी आवासीय प्लॉट के अंदर बिजली का होना, पानी की फैसिलिटीज़ होना, मतलब बिजली की फैसिलिटीज़ होना, पानी की फैसिलिटीज़ होना, क्या उसको आवासीय प्लॉट का अप्रूवल देता है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा एक बेसिक मतलब नीड है, जो कि हम इसको एसेंशियल नीड्स के अंदर मानते हैं। जो भी हमारे निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका कहीं ना कहीं ये बेसिक एक एक ड्यूटी है कि वो जो भी उनके क्षेत्र में लोग हैं उनको बिजली और पानी मुहैया कराएं। जो बिजली घर है, बिजली डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसका काम ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड है, सही है या गलत है। उसका काम सिर्फ ये है कि उस प्रॉपर्टी के जो ऑनर है, जो उसमें रिहायशी के रूप में रह रहे हैं, उनको बिजली की सुविधा देनी है, उनको पानी की सुविधा देनी है। तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे उस दफ्तर में गए हैं, उस डिपार्टमेंट में गए हैं, अर्जी लगाई है, तो उनके यहाँ वो फैसिलिटीज़ प्रदान कर दी गई है। उसके लिए जो भी बेसिक चार्ज होते हैं वो डिपार्टमेंट लेता है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे जल डिपार्टमेंट हो। ऐसे ही मैं अपने पिछले वाले पॉइंट पे आता हूँ कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड की जो हम रजिस्ट्री आवासीय में कराते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एक रिक्वेस्ट पे, जी हाँ हमने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, तो हमारे रिक्वेस्ट पे तहसील उसकी रजिस्ट्री आवासीय में करती है। तहसील का काम ये नहीं है कि वो जाके उस ज़मीन की जांच पड़ताल करे कि वो बाकी नॉर्म्स में खरी उतरी है या नहीं है। आपने एज ए रिक्वेस्ट दी है, आपने स्टाम्प पेपर बनवाए हैं और जाके वहाँ पे आप स्टाम्प ड्यूटी दे रहे हैं, उस टोटल सर्कल रेट का 6%, 7%, वटेवर। तो जो तहसील है वो कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जी हाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसका काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये आपने उस कृषि की ज़मीन को आवासीय में खरीदने के लिए आपने स्वयं ही स्टाम्प ड्यूटी दी है। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉलोनाइजर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारी कॉलोनी के अंदर पक्की रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज है, मतलब म्यूटेशन है, तो ये कंप्लीटली आवासीय प्रोजेक्ट या प्लॉटिंग मानी जाएगी। ऐसा नहीं है। यदि उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री है या दाखिल खारिज है, इससे ये साबित कतई नहीं होता कि वो कंफर्म आवासीय प्रोजेक्ट या प्लॉट है। जी हाँ, आप इस बात को समझिए कि आपने एग्रीकल्चर लैंड को आवासीय में होने के लिए सिर्फ आपने स्टाम्प ड्यूटीज दी है, और जो म्यूटेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड की होती है। जी हाँ, यहाँ मैं आपको क्लियर बताने जा रहा हूँ कि जो भी कॉलोनी, जी हाँ, जो भी प्रोजेक्ट आवासीय में अप्रूव्ड है, जैसे रेरा के तहत, जी हाँ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो भी प्लॉट्स अप्रूव्ड होते हैं उनमें म्यूटेशन नहीं होती, या जो जिला पंचायत के तहत अप्रूवल्स लेके आए हुए हैं उनकी भी म्यूटेशन नहीं होती, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं लैंड यूज चेंज
बदल गया है। जी हाँ, उनकी धारा 80 हो चुकी है। जी हाँ, जो एग्रीकल्चर लैंड थी धारा 80 होने के बाद वो अब नॉन एग्रीकल्चरल है। जी हाँ, अब उसको हमने आवासीय में कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए हमें नक्शे पास कराने होंगे। जी हाँ, उसके अंदर अथॉरिटीज़ के जो नॉर्म्स हैं, मिनिमम 7.5 मीटर के रोड। जी हाँ, उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे पार्क, कम्युनिटी सेंटर, ये सब होने चाहिए। एक सिक्योरिटी गेट, जी हाँ, वो मैंडेटरी है। कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर हम बात करें सीवेज की फैसिलिटीज़ की, वाटर के कनेक्शन की और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ की, तो ये सारे प्रोविजंस एंड बेसिक एमिनिटीज़ आपको देनी होगी। तो इसके जब नक्शे पास होते हैं तो वो जब तक नक्शे पास नहीं होंगे तो उस प्रोजेक्ट का, उस प्लॉट का, उस ज़मीन का CLU, जी हाँ, चेंज लैंड यूटिलिटी नहीं माना जाएगा। धारा 80 का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक्रेसी लैंड। अब उस एक्रेसी लैंड को मैं रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ, कमर्शियल में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ या फार्म हाउस में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ, उसके लिए मेरे को उस ज़मीन का CLU कराना ज़रूरी है। जी हाँ, और एक चीज़ और मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जब भी कोई भी लैंड, कोई भी ज़मीन, कृषि वाली ज़मीन, जब उसकी धारा 80 हो जाती है तो वो अकृषि मानी जाएगी। अकृषि का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी कृषि से जुड़ा हुआ काम नहीं होगा, जैसे फसल का होना,